एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये बीए पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए है, जो थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और 5 सेमेस्टर में इस बार एग्जाम में पूछा जाना है। बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि ऑलरेडी हमने इस बुक के पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के बुक के 8 चैप्टरों में से 3 चैप्टर को ऑलरेडी खत्म कर रखा है। ये चौथे चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है, जिसका नाम है चुनाव सुधारों की आवश्यकता। तो आइए शुरुआत करते हैं कि चुनाव सुधार की आवश्यकता भारत में क्यों है। हालांकि इस चैप्टर से रिलेटेड, इस पॉइंट से रिलेटेड चीजों को हमने 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है कि जो हमारे यहाँ की चुनाव प्रक्रिया है वो कैसी होती है, डेमोक्रेसी में चुनाव का क्या महत्व है, इसके बारे में भी पढ़ा है। चुनाव में सुधार की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ये भी एक अहम मुद्दा है कि अभी के वर्तमान समय में जिस प्रकार से आप देखते हो कि चुनावी प्रक्रिया जो है, चुनाव के अंदर जिस प्रकार से करप्शन है, नोटों के हिसाब से वोट खरीदे जाते हैं, शराब, शबाब, नाच गाना, ये सब करके लोगों के मन को मोहा जाता है। तो इन सभी चीजों में क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ही हमारा कहता है, पहला सिलेबस का पहला पॉइंट कि चुनाव सुधारों की आवश्यकता क्या है, कैसे है, क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कह रहा है चुनाव सुधार किसी भी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। पहला पॉइंट तो आपके लिए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। अगर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो चुनाव होना जरूरी है, और चुनाव में सुधार होना भी किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और समावेशी बनाने में मदद करता है। अगर चुनावी प्रक्रिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के प्रति पक्षपात नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए कि क्या चीजें कहाँ हो रही है, किस प्रकार से मतदान हो रहा है, कौन सा व्यक्ति कहाँ पे क्या कार्य कर रहा है। तो ये सभी चीजें जो है ना, वो इसके अंदर महत्वपूर्ण है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव सुधार की आवश्यकता कई कारणों से। भारत जो है वो बहुत बड़े जनसंख्या वाला देश है, बहुत विविधता वाला देश है, और एक ऐसे आप कह भी नहीं सकते कि कोई छोटा कंट्री है। अगर हम जियोग्राफिक तरीके से भी देखें तो भारत बहुत बड़ा है, 7वें नंबर पे आता है। तो आप इसमें चुनाव के सुधार की आवश्यकता क्यों है, कैसे है, इन चीजों के बारे में जानेंगे। हालांकि चुनाव की सुधार की आवश्यकता है, लेकिन किन किन मुद्दों पे है इसके बारे में जानते हैं। तो आइए इन सुधारों की आवश्यकता को विस्तार से समझते हैं, बहुत डिटेल से समझेंगे कि भारत के अंदर जो टॉपिक है चुनाव के सुधार की आवश्यकता क्यों है, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पे भारत में चुनाव को लेके दिक्कतें उत्पन्न होती है। मोटा मोटा तो मैंने आपको समझाया था कि ये जो नेताजी सब होते हैं ना, ये पैसे के दम पे मत को खरीदते हैं, वोट को खरीदते हैं, और फिर इनका शोषण करते हैं, लेकिन जनता समझ नहीं पाती है। तो आज के टॉपिक में हम इन्हीं पॉइंट्सों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है चुनाव पारदर्शिता में सुधार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले नंबर पे जो इसके अंदर पॉइंट है वो है धन का दुरुपयोग। मैंने शुरुआत से ही बताया कि पैसों के कारण ये चुनाव में अपने वोटों को खरीदते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं। चुनाव में बड़े पैमाने पर धन का दुरुपयोग देखा जाता है। सिंपल सी बात है, सब देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हो, लेकिन कोई बोलता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को 500 के एक नोट पे अपना वोट बेचने के लिए तैयार रहते हैं। मैं पूरे भारत के सभी लोगों की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो अपना मत वगैरह नहीं बेचते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, जो अपने मत के वैल्यू को नहीं समझते हैं कि उनके मत से क्या हो सकता है, वो धन के ऊपर अपने मत को बेच देते हैं। और इसका फायदा कौन उठाता है? नेता उठाते हैं, जनप्रतिनिधि उठाते हैं। यह समस्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। आज पैसे के दम पे जब जनता अपना वोट बेच देती है, तो वो नेता 5 साल तक उन्हीं जनता के साथ स्कैम करता है, भ्रष्टाचार करता है, उनके हक के पैसे को खाता है, और चुनावों की निष्पक्षता को भी इससे प्रभावित करती है। चुनाव का मतलब क्या है? भारत का जो डेमोक्रेसी है, अब में हमारे जो संविधान में जितने भी नियम नीति बनाए गए हैं, वो क्या कहता है कि भारत का चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी के मतलब किसी भी सरकार या नेता या गुंडा के दबाव में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मत के माध्यम से यदि किसी जनता का वोट खरीदा जाता है तो ये निष्पक्ष नहीं हुआ, ये स्वार्थ के साथ चुनाव होता है। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट था धन का दुरुपयोग, तो धन के माध्यम से आम जनता को बरगला के उनके मत का खरीदो फरोख्त होता है, जिसके
माध्यम से जनप्रतिनिधि पहले तो चुनाव जीतते हैं जनता के मत को खरीद के, और उसके बाद वो सरकार के अंदर जनता के ऊपर भ्रष्टाचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मतदाता सूची की स्वच्छता। अब ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मतदाता सूची क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा, देखिए मैंने यहाँ नीचे इमेज लगा रखा है। मतदाता सूची मतलब वही होता है कि मतदान करने से पहले एक लिस्ट आती है जिसमें आपका नाम, आपका संख्या, आपका जो आपका वोटर लिस्ट में नाम होता है, वो सारी डिटेल्स उसमें रहती है। वो लेके अगर आप जाते हैं चुनाव मतदान केंद्र पे, तो आपको आसानी से वहां पे पहचान कर लिया जाता है, चिन्हित कर लिया जाता है। तो मतदान सूची की स्वच्छता भी होनी बहुत जरूरी है। मतदाता सूची में फर्जी नामों का होना, डुप्लीकेशन आदि समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने के लिए सुधार की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आज भी समय में मौजूद हैं जो मर चुके हैं, उनके मरे हुए 5 साल 10 साल हो चुका है, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम है, उनका नाम कंटिन्यू आ रहा है। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम 2 बार 3 बार आ रहा है। तो इन सभी चीजों के मुद्दों के ऊपर भी सुधार होना आवश्यक है, तभी हमारा चुनाव प्रक्रिया जो है डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा, ये कहिए कि नींव है, एक पिलर है। जहां पे डेमोक्रेसी है वहां पे चुनावी प्रक्रिया होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में ये डुप्लीकेट होने की प्रक्रिया है, या फिर एक ही व्यक्ति का नाम कई बार है, या फिर ऐसे व्यक्ति जो मर चुके हैं या फिर उस जगह को छोड़ के जा चुके हैं, उनका नाम कई सालों से आ रहा है, तो इन सभी चीजों के मुद्दों के ऊपर ना सुधार होना काफी आवश्यकता देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता, मतलब विश्वास। आजकल के समय में आपको पता है ईवीएम चलता है, ईवीएम मशीन है जिसके माध्यम से आप जाकर देखिए, ये इमेज जो है ना उसमें आपको यहाँ पे, इसे हम ईवीएम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वोटिंग मशीन के माध्यम से, पहले ये मशीन वगैरह नहीं हुआ करता था। आज से 50 साल 60 साल 70 साल पहले चले जाओ तो ये मशीन वगैरह नहीं हुआ करता था, लोग पर्ची वगैरह काट के अपना मत दिया करते थे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन को ही हम ईवीएम कहते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, वी फॉर वोटिंग और एम फॉर मशीन, ईवीएम। और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसे वीवीपीएटी की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। देखिए ये चुनाव वगैरह जो होता है, खासकर जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से अक्सर इनके जो विपक्षी पार्टी है ना, वो ये आवाज उठाते रहते हैं कि भाई साहब ये जो ईवीएम है वो गड़बड़ है, इसमें आप किसी के ऊपर वोट दो तो वो बीजेपी को जाता है, कमल के ऊपर जाता है। तो इन सब चीजों के ऊपर सवाल उठते रहते हैं। हालांकि पर्सनली अगर मेरी बात पूछो तो मैं नहीं मानता, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता। हाँ, विपक्ष में बैठे लोग हैं, वो लोग तो उनके बोलने का कारण हो सकता है, वो उनको कुछ मुद्दा तो चाहिए। लेकिन अब बात अगर पॉइंट की है तो वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता भी जांचनी जरूरी है। कहीं हो सके कि अक्सर ऐसे धांधली होते रहते हैं हमारे भारत में, करप्शन होता रहता है, लोग ऐसे कार्यों को करते हैं। मतलब जिस प्रकार से डिजिटल मार्केट बढ़ रहा है उस में अब समस्याएं बहुत गंभीर होती जा रही है, लोग हैकिंग वगैरह कर लेते हैं। तो ऐसे में बार बार ईवीएम मशीन की भी जांच पड़ताल होनी जरूरी है। अगर विपक्ष में बैठे लोगों को लग रहा है कि उनके वोट के साथ छेड़छाड़ हो रहा है तो सही है, ये उनका हक है कि वो अपने इन ईवीएम मशीनों की जांच पड़ताल करवाते रहे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सरकार किसी की भी हो वो गलत है, एक प्रकार से ये डेमोक्रेसी के ऊपर धब्बा है। धब्बा कहने का मतलब है ये जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता जो है उसे बनाए रखना काफी जरूरी है, ताकि जनता का विश्वास अपने सरकार, संविधान और डेमोक्रेसी पे बना रहे। तो ये वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दूसरा पॉइंट है। देखिए इससे पहले हमने अभी पहले पॉइंट में चुनावी पारदर्शिता में सुधार में धन का दुरुपयोग, मतदाता सूची की स्वच्छता और वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे चुनावी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण। अब चुनावी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण कहने का क्या मतलब है कि इसे सुधारा जा सकता है। आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समय न मिलने के कारण या फिर उस जगह पे मौजूद ना होने के कारण वो मतदान नहीं दे पाते। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मेरा जो वोटर आईडी कार्ड है वो बिहार का है, लेकिन मैं फिलहाल दिल्ली में रहता हूँ रोजी रोटी के लिए, पैसे कमाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए या फिर अपने आप को और अग्रसर करने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है जब चुनाव आता है तो क्या आपको लगता है कि मैं 2,000 रुपए 2500 3,000 रुपए खर्च करके मतदान देने जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्योंकि मैं पैसे खर्च करके क्यों जाऊंगा भाई, मेरे उतने नुकसान है, मैं अपना नुकसान क्यों करूंगा। लेकिन मतदान की प्रक्रिया में सुधार लाया जाए, जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन वोटिंग की हम बात कर रहे हैं, ऑनलाइन वोटिंग लाया जाए तो हम लोग कहीं भी रहे,
पूरे भारत में कहीं भी हैं, अगर हमारे पास मतदान करने का अधिकार है, तो हम कहीं से भी वोट गिरा सकते हैं ना, अपने सरकार का चयन कर सकते हैं और ये अच्छी बात है ना। अच्छी बात है कि हम कहीं से भी बैठ के अपने सरकार को चुन सकते हैं। तो सरकार को इन सब प्रक्रियाओं में सुधार करना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाएगा। देखिए, अब इसमें हम वर्तमान युग की बात कर लें, अभी के समय की जो बात कर लें, तो हमारा देश पूरा डिजिटल हो चुका है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि ऑनलाइन यूपीआई, दिस दैट सब कुछ ऑनलाइन। तो मतदाता ही ऑनलाइन वोट क्यों नहीं दे सकते? आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हो। इसमें सुधार की ज़रूरत है, आप मान रहे हो ना? क्योंकि हमारा मुद्दा ही क्या है? हम इस चैप्टर में ये मुद्दा ही है चुनाव सुधार की आवश्यकता, चुनाव में किन-किन पॉइंटों में सुधार होना चाहिए, इसके बारे में। तो वर्तमान युग में प्रवासी और कार्यरत व्यक्ति के लिए ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा दी जानी चाहिए। जी हाँ, प्रवासी वही जो एक राज्य से दूसरे राज्य पे अपने आजीविका, जीविका, व्यापार या काम करने की तलाश में आ गए हैं और वो किसी न किसी कारण से वहाँ पे रह के अपनी जीविका को चला रहे हैं। वर्तमान समय में वो अपने राज्य में नहीं है, लेकिन अगर वोटिंग का समय आए तो उनके लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे वो अपने मत को ऑनलाइन अपने सरकार को दे सके। और इसके अलावा ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा होनी भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति, अब मेरे को तो लगता है 100 व्यक्ति, अगर हम बिहार की खासकर बात करें, 100 व्यक्ति में से आज भी जो 80 व्यक्ति है ना, वो बाहर ही काम कर रहा है। वो दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, तमिलनाडु, बैंगलोर, कर्नाटक, केरल, बंगाल, कहीं न कहीं है, क्योंकि हमारे बिहार में सुविधा नहीं है। और मुझे इस बात में शर्म नहीं आती बोलने में कि हाँ, हमारे सरकार का ये नाकामी है कि हम बिहारियों को अपना राज्य छोड़कर दूसरे-दूसरे राज्यों में जाके काम करना पड़ता है। इसमें मुझे कोई शर्म नहीं आता। तो ऐसे में कम से कम ये अधिकार तो दो कि वो कहीं भी हों तो ऑनलाइन माध्यम से अपने सरकार का चुनाव कर सकें। तो ये तो पहला सुधार था जिसमें हम ऑनलाइन वोटिंग की बात कर रहे हैं। दूसरा हमारा है डेटा प्रबंधन। अब डेटा मतलब होता है डाटा, एक चिट्ठा, मतलब कि कितने सारे मत आए, कितने सारे लोगों ने वोट दिया, कितने लोग छूट गए, कितने लोग सूची में हैं, कितने लोग सूची में नहीं हैं, किनको सूची में रखना है, किनको सूची से हटाना है। क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो ठीक है, मेरा आधार कार्ड जो है वो बिहार का है, वोटर आईडी कार्ड आधार के साथ मतलब जितनी भी चीजें हैं ना वो सब बिहार की है। लेकिन मैंने उसमें कोई बदलाव इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा घर बिहार है और लास्ट में मुझे बिहार ही जाना है। अभी मैं आजीविका के लिए, रोजगार के लिए यहाँ पे हूँ, तो ऐसे में अगर मैं काफ़ी दिनों से वहाँ पे मत नहीं कर रहा हूँ, अगर मतदाता सूची में मैं नहीं हूँ, मेरा नाम कट सकता है, मैं वहाँ से हट सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डाटा प्रबंधन है। देखिए, मतदाता सूची परिणामों और अन्य चुनावी प्रक्रियाओं का डिजिटल माध्यम से संचालित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। आज के समय में जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ये मतदाता सूची ही ऑनलाइन क्यों नहीं हो रही है? जैसे कि हमने कितने वोट दिए, वो बताओ, कितने वोट किस पार्टी को गए वो बताओ, कौन पार्टी जीत रहा है, कितनी महिलाओं ने दिया, कितनी पुरुषों ने दिया, इन सभी को ऑनलाइन होना ज़रूरी है, ताकि पारदर्शिता हो, लोग समझ सके चीज़ों को, ताकि अधिक पारदर्शिता हो और मानवीय त्रुटि को कम किया जा सके। इससे क्या होगा ना कि जब ऐसे पारदर्शिता होने शुरू हो जाएँगे, तो लोगों का विश्वास अपने लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और जनतंत्र पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो समझ पाएँगे कि हाँ, इस क्षेत्र से इतने लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया। ऐसे में नेता के लिए भी सुविधा हो जाएगा कि जिस क्षेत्र से उनके मत कम प्राप्त हो रहे हैं या वोट नहीं मिल रहा है, वो उन क्षेत्रों में जाके लोगों से बात करेंगे कि भाई आपकी समस्या क्या है? तो इससे जनता के अंदर भी सुधार आएगा। तो ये डेटा प्रबंधन भी जो है, ये भी एक तरीका है जो चुनाव के सुधार में होना चाहिए। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाना। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जो लोग दूसरे-दूसरे जगहों पे रहते हैं या दूसरे इलाकों में रहते हैं, दूसरे राज्यों में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो उनकी भागीदारी कैसे बढ़ा सकते हैं? मतलब ऐसा क्या करें कि वो अधिक से अधिक मतदान कर पाएँ? तो देखिए, सबसे पहला तो है कि मतदाता जागरूकता अभियान आपको चलाना होगा। चुनावों में जब चुनाव होता है तो मतदाताओं की कम भागीदारी एक बड़ी समस्या है। लोग इंटरेस्टेड नहीं है। वाक़ई में अगर देखो ना, ईमानदारी से देखो, तो इंटरेस्टेड नहीं है। अब इंटरेस्टेड ना होने के भी बहुत सारे कारण हैं। दुनिया में आप हर एक व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते हो। अगर 100 व्यक्तियों से आपकी जान-पहचान है और आप 50 को और 60 को खुश कर रहे हो, तो 40 व्यक्ति स्वाभाविक सी बात है आपसे दुखी ही रहेंगे। और आप ये मत सोचो कि हम सभी को खुश कर सकें, हम सभी को अपने तरफ रख सकें, ज़रूरत नहीं है। जो आपके विचारों से, आपके साथ, आपके सभ्यता से, आपकी संस्कृति से, आपकी सामाजिकता से लगाव रख रहे हैं, उनके साथ आप रहिए। बाकी दुनिया को तेल लेने जाने दें।
तो यहाँ पे चुनाव मतदाताओं की कम भागीदारी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कुछ लोग तो इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि सरकार चोरे है। सही भी लगता है भी, इसमें गलत नहीं है। कई सारे सरकार के साथ ऐसे कार्य हमने देख रखे हैं कि हजारों हजार करोड़ का जनता का पैसा लूट के वो भाग जाते हैं। बात है कि जनता को इन समस्याओं के ऊपर बात करने का समय नहीं है। अगर हम अब इन्हीं नेताओं के पीछे लगे रहेंगे तो हमारे बाल बच्चे, बीवी परिवार, माँ पिता को कौन खिलाएगा? नेताओं का तो घर भरा पड़ा है, उनके पास तो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, स्कैम करना है, भ्रष्टाचार करना है, जनता के पैसे को लूटना है, खसोटना है। लेकिन आम नागरिक करे क्या? उन्हें तो प्रतिदिन अपने घर से बाहर जाके काम करना है, नौकरी करना है, पैसे कमाना है, बच्चों को पढ़ाना है, स्वास्थ्य को देखना है। तो इस कारण से भी जनता की जो जागरूकता है वो मतदान के प्रति कम हो जाती है। सुधारों के तहत व्यापक जागरूकता अभियान चलाने जाने जाने चाहिए, मतलब कि कुछ ऐसे कैंपेनिंग करो, कुछ ऐसी जागरूकता लाओ, लोगों के बीच में जाके बैठो, लोगों को समझाओ कि आपका एक मत जो है वो भारत सरकार के कितने नियमों को चेंज कर सकता है, आपके भविष्य को चेंज कर सकता है, आपके बच्चे के भविष्य को चेंज कर सकता है, हमारे पूरे हिंदुस्तान को चेंज कर सकता है। उनके एक मत की वैल्यू उन्हें बताओ कि आपके मत का वैल्यू क्या है, उनको जागरूक करो, उनको समझाओ। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनको बताओ कि आपके हाथ में सरकार है। ये जो आईएएस, आईपीएस, पुलिस, दरोगा, थाना जिससे आप डरते हो, ये आपने बनाया है। ये कार्यपालिका आपने बनाया है, ये न्यायपालिका आपने बनाया है, ये विधायिका आपने बनाया है। सबसे सर्वोपरि हमारे भारत के लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी के अंदर जनता है, जनता से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन जनता के इंफॉर्मेशन न होने के कारण उनको कई बार दबाया जाता है, गलत तरीकों से उनके साथ बिहेव किया जाता है, पुलिस वाले उनको मारते हैं, नेताजी उनको धुतकारते हैं। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि उनके एक वोट की वैल्यू क्या है। लेकिन ये होना भी क्यों शुरू हो गया? क्योंकि वही 500 के नोट पर उन्होंने अपना एक मत बेच दिया और आगे के 5 साल जनता के ऊपर नेताजी का शोषण होता रहा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है नोटा। नोटा का प्रचार। अब नोटा क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, खासकर कॉलेज वाले बच्चों के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टॉपिक है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये मतलब इन फ्यूचर के लिए आपसे पूछा जा सकता है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, खासकर वैसे बच्चे जो पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आगे उनको पॉलिटिकल साइंस से पढ़ना है, जिनका मेन सब्जेक्ट ही पॉलिटिकल साइंस है, उनके लिए ये टॉपिक सब ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोटा क्या है? नोटा विकल्प और प्रभावी बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता है, ताकि मतदाता अपने असंतोष को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सके। अब क्या होता है, ये बीजेपी का साइन है ईवीएम मशीन के सामने, ये कांग्रेस का साइन है ईवीएम के सामने, ये किसी और पार्टी का, और लास्ट में एक नोटा होता है कि ना तो मैं बीजेपी से खुश हूं, ना मैं कांग्रेस से खुश हूं, ना केजरीवाल से खुश हूं, मैं नोटा पे बटन दबाऊंगा कि मैंने अपना मत तो दिया है, लेकिन मैं सरकार के किसी अंग से, किसी भी पार्टी से, किसी भी राजनीतिक पार्टी से खुश नहीं हूं। तो अपना असंतोष प्रस्तुत करने के लिए, दिखाने के लिए एक बटन होता है नोटा, जिसे हम कहते हैं नन ऑफ द एभव। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप असंतोष में हो, किसी के कार्य से खुश नहीं हो, तो डेमोक्रेसी, जनतंत्र, गणतंत्र आपको यह हक देता है कि आप अपने असंतोष को दिखाओ। अगर बहुत सारे लोग असंतोष में नोटा दबाते हैं, तो सरकार को ये पता चलेगा ना कि भाई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ करप्शन हो रहा है, घुसखोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये नोटा भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है राजनीतिक दलों की जवाबदेही। इंपॉर्टेंट रहेगा, अब इसे समझ लेते हैं कि राजनीतिक दलों की जवाबदेही का मतलब क्या है। चुनावी घोषणा पत्रों की निगरानी, राजनीतिक दलों, पॉलिटिकल पार्टी द्वारा किए गए वादों की निगरानी होनी चाहिए। ये जो समय समय पर नेताजी सब आते हैं, प्रचार करते हैं, कहते हैं बहू एवं बेटियों घर बनवा देंगे, लैपटॉप दिलवा देंगे, भविष्य बनवा देंगे, ये क्यों नहीं कहते कि इज्जत लुटवा देंगे, डॉक्टर का बलात्कार करवा देंगे, बहू बेटियों को आग लगवा देंगे, दहेज के लिए उनको मरवा देंगे। सच्चाई से ये भागते हैं और ये ऐसे वादे करके जाते हैं जनता के साथ कि घर बनवाएंगे, शौचालय बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, फ्री में बीमा, फ्री में तेल, फ्री में बिजली, ऐसे वादे करके जनता को गुमराह करते हैं।
और जनता कहीं की भी हो, देखिए सही सही बात मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो दिल्ली की हो या बिहार की हो, मैं दिल्ली में भी देखता हूँ फ्री के बिजली बिल का बड़े इंजॉय से मजे लेते हैं। फ्री होना चाहिए, बस सेवा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री, सरकार फ्री। तो इसीलिए सब सरकार फ्री होके जेल में चला गया। दिल्ली में क्या हुआ, इतना ना फ्री फ्री का आदत लगा दिए कि पूरा कैबिनेटे चला गया जेल में, तिहाड़ में। केजरीवाल मुख्यमंत्री जिहाल में, तिहाड़ जेल में है, शिक्षा मंत्री उनके वही है, मतलब जितने भी हैं सब वही हैं। तो इतना फ्री का आदत मत दिला दो, क्योंकि हम भारत के लोगों को फ्री का चीज बहुत ज्यादा पसंद होता है। फ्री में या तो जहर मिले तो वो लोग वो भी खा लेगा, कहेगा फ्री तो है खा लेते हैं क्या होगा। तो ये फ्री की आदत ना आपको कमजोर बनाता है, आपको निचले स्तर पे ले जाएगा, निम्न बनाएगा। देखिए फ्री की आदत हम क्यों डालें, जब हमारे पास हाथ पैर दिमाग भगवान ने दिया है तो हम मेहनत करके क्यों नहीं खा सकते। हमें फ्री नहीं चाहिए भाई। अब तू फ्री फ्री का आदत दिला दिया, दूसरा सरकार आएगा वो फ्री को अनफ्री कर देगा, बिजली बिल बढ़ा देगा, फिर पानी बढ़ा देगा, तो हमारे पॉकेट पे इसका असर पड़ेगा। तो ऐसी आदतें अपने जीवन में कभी मत डालिए जो आगे जाके आपको समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो देखिए ये जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई की कोई भी बढ़िया नहीं है भाई, मैं तो नोटा वाला में हूँ, मैं किसी से खुश नहीं। कोई कुछ करके जाता है, कोई कुछ करके जाता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक कानून होना चाहिए, कमेटी होना चाहिए जो निगरानी करे इनके ऊपर कि भाई आपने वादा किया था ना शौचालय बनाने का, क्या हुआ शौचालय का, शौचालय बनवाइए। विद्यालय का वादा किया था ना, विद्यालय बनवाइए। फ्री दवाई का वादा किया था ना, वो बनवाइए। लोगों के बीमे के लिए और फसल के बीमे की बात की थी, वो कीजिए। बिजली फ्री कीजिए, पानी फ्री कीजिए, कीजिए जब आपने वादा किया तो कीजिए। लेकिन जनता भी इन चीजों पे ध्यान नहीं देती। जनता को लगता है कि एक दिन का भाषण उनके लाइफ को सेट कर देगा। जनता ढूंढेगी अपने जनप्रतिनिधि से कि हाँ सर एक बात बताइए कि उस समय जब आए थे हमारे एरिया में तो बोले थे कि पानी हो जाएगा, तो पानी हुआ नहीं। अब एक आदमी जाएगा तो नहीं होगा ना, पूरा गांव जाओ, कस्बा जाओ, हजारों लोग जाओ, जनप्रतिनिधि को सुनना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि को सुनना पड़ेगा, नहीं तो सरकार भी जनता ही गिरा सकती है, ये भी बात याद रखिए। जिस सरकार का निर्माण हम करवा सकते हैं उस सरकार को गिरा भी हम ही सकते हैं, क्योंकि जनता सर्वोपरि है डेमोक्रेसी में। उन्हें समय समय पर पूरा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। नेताजी को बताओ कि आपने जो वादा किया था उसे पूरा कब करोगे, क्या 5 साल बीत जाएगा उसके बाद करोगे। तो उनको ये उनकी जिम्मेदारियां बार बार आपको याद दिलानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है आर्थिक पारदर्शिता, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए उन्हें अपनी आय और व्यय का खुलासा करने के लिए मजबूर करना आवश्यक है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक पारदर्शिता ही रहेगी। सरकार के पास कितना पैसा है दिखाओ, कितना कहाँ खर्च कर रहे हो दिखाओ, कैसे कर रहे हो दिखाओ। एक पोर्टल बनाओ ना, इतने सारे पोर्टल बना रखे हो ना, इतने सारे अपने फंडिंग करवा रहे हो ना, एजेंडा चला रहे हो ना कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने दिस किया, हमने डेट किया, तो एक वेबसाइट और बनाओ, बताओ उस पे कि आर्थिक पारदर्शिता में कितना कलेक्शन टैक्स का आया है। जैसे हमारे परिवार में होता है, हमारे पापा पूछते हैं मैं इतना कमाया, तू इतना कमाया, ये इतना कमाया, पैसे रखो अब बताओ खर्चा कहाँ कहाँ है। तो ये एक पारदर्शिता हुआ, इससे परिवार नहीं टूटता। और सरकार अगर ऐसी पारदर्शिता लाएगा तो इससे देश नहीं टूटेगा, देश जमेगा, देश जुड़ेगा। तो पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी है। एक पोर्टल बनाया जाना चाहिए जिसके माध्यम से राजनीतिक दलों में कितनी फंडिंग हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, सरकार का कितना आय हो रहा है, कितना टैक्स है, कितना कौन से काम में व्यय हो रहा है, वो सारी चीजों का उस पे जानकारी होना जरूरी है। और ये अगर खुलासा हो गया ना तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ करप्शन ना 99% खत्म हो जाएगा। सबको पता रहेगा कि कौन से नेता, कौन से जनप्रतिनिधि, कौन से सरकार के पास कितना फंडिंग आया, कितना खर्च हुआ, तो वो उन चीजों को चोरी नहीं कर सकता, उन चीजों को अपने स्विस बैंक के अकाउंट में नहीं डाल सकता। तो ये जरूरी है, आर्थिक पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अब देखिए अगर यही बातें मैं कह रहा हूं तो मेरी बातों को उतना सीरियस नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर पूरी जनता मिलके एक साथ इन बातों को बोले, अगर सभी लोग इन चीजों को समझें, सभी इन चीजों के लिए सरकार को मजबूर करें, क्योंकि मजबूर हमारा हक है, हमने आपको बनाया है तो हमारी बातें सुनना आपका मुख्य कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है कि जो जनता कहती है उसे सुनिए, जनता क्या चाहती है उसको पूरा कीजिए। तो इसके लिए एक दो व्यक्ति नहीं, एक आवाज होना चाहिए पूरे भारत का कि आर्थिक पारदर्शिता लाओ भाई।
अभी आप ऐसे देख लो ना, जनप्रतिनिधि जो होते हैं, विधायक साहब जो होते हैं, दो हम मुख्य रूप से बता रहे हैं, विधायक साहब और सांसद साहब। तो विधायक साहब अपने चुनाव प्रचार में 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। सांसद, एमपी 20-25 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। घर से कर रहा है क्या? आपको क्या लगता है वो 20-25 करोड़ अगर आज खर्च किया है ना, तो 5 साल में आपसे ना 200 करोड़ रुपए कमाएगा वो। कमाना है, धंधा है ये। कमाने के लिए वो जनप्रतिनिधि बना है, आपकी सेवा करने के लिए नहीं। राजनीति का एक अर्थ हुआ करता था कि जनता का सेवा, वो बदल के अब बदल गया है। अब अपनों की सेवा, अपने बीवी के भाइयों की सेवा, सास ससुर की सेवा, सबके अकाउंट में पैसा भरने का सेवा, बच्चों का, उनके बच्चों का, उनके बच्चों का, और आने वाले 7 पिस पुष्प जो होते हैं उनके बच्चों का अकाउंट फुल होना चाहिए। ये हो गया है राजनीति का मतलब। और ये किया हम लोगों ने है, आम जनता ने किया है। 500-500 रुपए और एक क्वार्टर पे अपने मत को बेचने वाले लोग अपने भविष्य को बेच रहे हैं। ये उनको पता नहीं चल रहा, वो आने वाले अपने आगे के पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं? अंधकार दे रहे हैं, करप्शन दे रहे हैं, धोखेबाजी दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है चुनाव आयोग की स्वायत्तता और सुदृढ़ता। देखिए, निर्णय लेने की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग का निर्माण हमारे भारत में चुनाव करवाने के लिए किया गया था ना, कि ताकि वो निष्पक्ष होकर चुनाव करे, उस पर कोई दबाव ना बनाए। चुनाव आयोग को निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ये नहीं कि कोई नेताजी आए दबा दिए, बस हम जो कहते हैं वो करो ना, हम नेता नहीं। नहीं, चुनाव आयोग निष्पक्ष होके, स्वतंत्र होके, जो उसको नियम कानून उचित लगे उसके हिसाब से काम करे। उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई धांधलीबाजी नहीं, ताकि वह दबाव और हस्तक्षेप के बिना काम कर सके निष्पक्ष होके। क्योंकि निष्पक्ष नहीं होगा तो धांधली होगी, और धांधली होगी तो करप्शन बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा तो देश की आर्थिक स्थिति खराब होगी, और आर्थिक स्थिति खराब होगा तो देश वापस गुलाम हो जाएगा। कोई ना कोई देश इसको फिर से हथिया लेगा। तो ये चुनाव आयोग की स्वायत्तता और सुदृढ़ता, मतलब मजबूती को भी काफी ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है संवैधानिक सुधार। देखिए, चुनाव आयोग के कार्यों और शक्तियों में संवैधानिक सुधार लाने की आवश्यकता है, ताकि वह लोकतंत्र की रक्षा करने में अधिक प्रभावी हो सके। कई बार तो हालांकि नियम ऐसे हैं कि ये संशोधन होते रहते हैं, चुनाव को लेके संशोधन होते रहते हैं। बहुत सारे संशोधन आपको भी पता होगा, पहले 21 साल था, फिर 18 साल हुआ, हो सकता है आगे के समय में और भी सुधार हो सके। और हमारा संविधान जो है वो एक जीवंत दस्तावेज और लचीला भी है, क्योंकि समय समय पर हम अपने आवश्यकता अनुसार, उस समय के सिचुएशन के अनुसार अपने संविधान में संशोधन करते रहते हैं, ताकि उस समय के लिए संविधान हमारा उस टॉपिक के ऊपर एडजस्ट हो जाए। तो संवैधानिक सुधार भी महत्वपूर्ण है चुनावी आयोग को लेके या चुनाव को लेके, क्योंकि इसमें संविधान में सुधार होते रहना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नंबर 6 हमारा कहता है अधिकारों की सुरक्षा और न्यायपूर्ण चुनाव। अधिकारों की सुरक्षा मतलब फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, जिसमें पहले नंबर पे है हमारा धार्मिक और जातिगत राजनीति पर रोक। अक्सर नेताओं को आपने देखा होगा ये दोगलापनी करते हुए कि वो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। अब देखो, मैं आपको कुछ नेताओं के नाम आज बता ही देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। वो जो साउथ वाले हैं, ओवैसी साहब, अरे उनको पता नहीं क्या चुल मचा होता है कि वो हर बात पे मुसलमानों के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। सपोर्ट में खड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छे मुद्दे पे खड़ा हो, उनके मानसिकता को मत बदलो, भारत से उनको अलग मत करो। आप ये समझते हैं कि मुसलमान भारत से अलग हैं, आप उन्हें भारत से अलग करना चाहते हैं। अरे, अभी मैंने देखा कि जो हमारा इंडिया है ना, उसमें अभी जस्ट जन्माष्टमी हुआ है, और जिस स्कूल में मैं गया था, उस स्कूल में मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं जिस टीचर पेरेंट्स के लाइन में खड़ा था, उसमें एक महिला बुर्का में थी। अब वो मैं समझ नहीं पा रहा था ये क्यों आई है यार। फिर मैंने देखा उसका बच्चा वहां पे कृष्ण बन के आया हुआ था। तो ये हमारा भारत है, और अच्छा लगा मुझे, बहुत मुझे अच्छा फील हुआ। लेकिन ये जो ओवैसी साहब हैं, और भी बहुत सारे मुल्ला मौलवी हैं, दरियल्ले सब, वो क्या करते हैं कि भारत के लोगों को भारत से तोड़ने की बात करते हैं। उनका एक भाई है। अब ये कौन सा तरीका है कि आप कह रहे हो कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो मुसलमान क्या करता है? भाई, क्या जरूरत है इसकी? हम सब भाई भाई हैं, क्यों पुलिस हटाना? पुलिस का अपना काम है, हम लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे। ये कौन सा बोलने का तरीका है? ये आप तो भड़का रहे हो ना, लोगों की मानसिकता को चेंज कर रहे हो। 15 मिनट के लिए पुलिस हट गया तो क्या होगा? लड़ाइयां होगी, झगड़े होंगे, दंगे होंगे, तो क्या लगता है आपके मुसलमान भाई उसमें नहीं मारे जाएंगे?
सबसे ज्यादा मारे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। तो ऐसा बोल के अपने ही लोगों के ऊपर संकट क्यों ला रहे? या फिर कहीं ये तो फील नहीं हो रहा है कि आप बहुत बड़े पहलवान हो, आपके सारे मुसलमान मुल्ले मौलवी बहुत बड़े पहलवान हैं और हिंदू बड़े कमजोर हैं? ऐसा नहीं है। अगर लड़ाइयां होती है तो उसमें नुकसान दोनों पक्षों में होता है। भारत और पाकिस्तान की आजादी हुई तो क्या उसमें मुसलमानों को नहीं मारा गया? सिर्फ हिंदू ही मारे गए? हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, बच्चे भी मारे गए, बूढ़े भी मारे गए। उनका कोई धर्म नहीं था। उनका वो बच्चों का जो छोटे छोटे बच्चे मारे गए, उनका कोई धर्म नहीं था। इंसानियत मरी वहां पे। तो आप ऐसी बातों को ना करो जिससे दंगे फसाद फैल जाएं। चुनावों में धर्म और जाति आधारित जो राजनीति होता है ना, इसको सबसे पहले बंद करो कि जाति के नाम पे वोट लो। हम ब्राह्मण है भाई, हमको ब्राह्मण सब वोट दो। हम भूमिहार है भाई, हमको भूमिहार सब वोट दो। हम एससी हैं, एसटी है, पिछड़ी है, ओबीसी है, इसके नाम पे मत मांगने। सबसे पहले इसे बंद करवाना होगा, तभी हमारा भारत तरक्की करेगा। तो धार्मिक और जातिगत राजनीति पे रोक सबसे पहले लगना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मतदान प्रक्रिया में सुधार। मतदान के समय हिंसा, दबाव या अन्य प्रकार की अनुचित साधनों का उपयोग रोकने पर कड़े उपायों की जरूरत होनी चाहिए। देखिए, मतदान के समय बहुत सारे लोग बम, पिस्तौल, बारूद, गोला, लाठी, भाला या अपना गुंडागर्दी दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं, दबाव बनाते हैं कि यही वोट देना होगा, यही वोट देना होगा। तो इन सभी चीजों को रोका जाना चाहिए क्योंकि निष्पक्ष होना चाहिए। हमारा भारत जनतांत्रिक है यार, डेमोक्रेसी है यहाँ पे। तो यहाँ पे दबाव वबाव नहीं, जनता को जिसको मन है वोट दो। नहीं किसी का मन है नोटा दबाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी से खुश नहीं है, जैसे कि हम नहीं है खुश भाई, किसी से खुश नहीं है। सब बर्बाद कर रहा है, सब लूट रहा है। अब हम एक अकेले नरेंद्र मोदी को क्या कहेंगे यार? ठीक है, नरेंद्र मोदी को हम बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनके नीचे भी बहुत सारे चोर बैठे हैं। बेचारा अकेला क्या करेगा? वो मुखिया का काम करेगा, पंचायत समिति का काम करेगा, जिला पार्षद का काम करेगा, कलेक्टर का काम करेगा, मुख्यमंत्री का काम करेगा, प्रधानमंत्री का काम करेगा। एक अकेला व्यक्ति, उम्र हो चुका है उनकी, फिर भी अगर इतना काम वो कर रहे हैं ना, तो ये बहुत अच्छा है। बहुत हम लोग के लिए ये समझो कि आशीर्वाद है। अब अकेला व्यक्ति किन किन मुद्दों के ऊपर काम करेगा? लेकिन चोर तो हर जगह होता है। तो उनके भी मंत्रालय में कुछ चोर हैं जो चोरी करते हैं, घूस लेते हैं, करप्शन करते हैं। लेकिन बेचारा अकेला नरेंद्र मोदी क्या कर सकता है? जो कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है। बहुत सुधार हुआ हमारे देश में। हमारा सर गर्व से उठाने वाले व्यक्ति में उनका नाम आता है और ये पूरा देश जानता है, पूरा देश मानता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है समान प्रतिनिधित्व। अब इसमें हम आरक्षण की बात कर लेते हैं। महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए आरक्षण या अन्य उपायों पर विचार करना आवश्यक है। देखिए, समान प्रतिनिधित्व कहने का मतलब है एक समान राजनीति में अधिकार। जिसमें आरक्षण की अगर हम बात करें तो महिलाओं को या और जो ओबीसी हैं, पिछड़ी जाति है, पिछड़ी जनजाति है, इन लोगों को ना ऊपर उठाने के लिए, मतलब आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस में लाने के लिए आरक्षण के ऊपर विचार करना आवश्यक है। आरक्षण करना भी जरूरी है ताकि ये लोग जो दबे कुचले हैं, जो निचले तबके के हैं, उनको भी अग्रसर किया जा सके, समाज में समान प्रतिनिधित्व का मौका प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है प्राथमिक चुनाव, प्राइमरी इलेक्शन। उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों के अंदर प्राथमिक चुनावों की व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। देखिए, प्राइमरी इलेक्शन जो है, इसमें भी राजनीतिक दलों के अंदर चुनाव में इनको प्राथमिकता होनी चाहिए, मजबूती इनको मिलनी चाहिए। चुनाव सुधारों के माध्यम से हम लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। ऑफ कोर्स, हमने सुबह से बात की है कि हमारा जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये चुनाव में सुधार करने से और स्ट्रांग हो सकता है और जनता का विश्वास बहाल कर सकते हैं आप डेमोक्रेसी के ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर। जनता के सिंपैथी या सिंपैथी नहीं कह सकते, उसके उनके विश्वास को कह सकते हैं, और ज्यादा बढ़ जाएगा उनका विश्वास अपने भारत के लिए, अपने भारत के नीति नियमों के लिए, चुनाव के लिए, सरकार के लिए और ज्यादा बढ़ जाएगा। इन सुधारों के बिना चुनाव प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, पक्षपात और अन्य समस्याओं का खतरा बना रहता है। बना क्या रहता है ही, हमारे चुनाव में भ्रष्टाचार है ही, करप्शन है ही, लूट खसोट है ही, बलात्कार देश में चल ही रहा है। मतलब क्या नहीं है, सारी गंदगी तो भरी हुई है।
तो सुधार करके अब यहाँ सुधार की बात आ रही है चुनाव के अंदर। ठीक है, चुनाव सुधार में मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे पूरे भारत देश में सुधार की आवश्यकता है, एजुकेशन सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है, हमारे स्वास्थ्य में सुधार की आवश्यकता है, जो ये हॉस्पिटलिटी है ना उसमें भी सुधार की आवश्यकता है, हमारे समाज में सुधार की आवश्यकता है, संस्कृति में सुधार की आवश्यकता है। ये सब सुधार के बाद ही हमारी सोच सही हो सकती है। क्योंकि अगर हम अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें या अकेला व्यक्ति किसी के सोच को बदलने की कोशिश करे तो वो नहीं बदल सकता। जब तक पूरा समाज में बदलाव नहीं आएगा ना तब तक सोच नहीं बदलता है। और इतिहास गवाह है कि एक सोच जागृत करने में या एक सोच को बनाने में या एक सोच को बदलने में लंबे समय की कल्पना की जाती है और लंबा समय लगता है, लेकिन अगर आदमी चाहे तो सोच को बदल सकता है। इस प्रकार से आपने देखा सोल थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, पॉलिटिकल प्रोसेस इंडिया, भारत की राजनीतिक प्रक्रिया, न्यू सिलेबस है। और ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी था। इसके जो 1 2 3 चैप्टर हैं जिसमें 1 ये है मैंने पूरा कंप्लीट करवा रखा है, 2 को भी कंप्लीट करवा रखा है और 3 को भी कंप्लीट करवा रखा है। आज चौथे चैप्टर में सबसे पहले पॉइंट की बारी थी जिसका नाम था चुनाव सुधारों की आवश्यकता। आज ये भी समाप्त हो गया है। अब इसके अंदर 4 पॉइंट्स और बचे हैं जो कंटिन्यू आपके वीडियो आ रहे हैं, तो आप उन्हें देखिए, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये टॉपिक जो है यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।